हेलो। हेलो। ओके, हाँ। ऑडियो सही है अभी? ऑडियो सही है अभी? सही आ रहा है सबका? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। ऑडियो सही है अभी? सही आ रहा है सबका? स्टार्ट करते हैं अब। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी थी वो हमने ये बताया था कि dy बाई डी एक्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है और बाकी सारे टर्म्स को आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। अगर ये दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो फिर हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है ना। और इस फॉर्मेट में लाने के बाद हमने फर्स्ट मेथड बताया था, मेथड 1, जिसमें हमने बताया वेरिएबल सेपरेबल, है कि नहीं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसके बेसिस पे हम ये देख के बता पा रहे थे कि हमारा वेरिएबल सेपरेबल होगा या नहीं होगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपिटल एफ एक्स वाई है, इस कैपिटल एफ एक्स वाई में आप एक्स और वाई को अलग अलग कर पाओगे, यानी आपका जो एफ एक्स वाई है वो इस टाइप का फंक्शन होगा। और अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख पाएंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई, है ना। और एक और चीज हमने बताई थी कि जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम कैसे पहुंचते हैं, डिफरेंशिएट करके, है कि नहीं। लेकिन अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, है कि नहीं। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्स वाई अगर कंबाइन होगा तो आप इंटीग्रेशन में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखो दोनों अलग अलग है तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो डी वाई बाई जी वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, है ना। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी ऐड कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो यही हमारा क्या होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक ना, जनरल सॉल्यूशन। और इसी को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना सकते हैं अगर हमें यह पता चल जाए कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ना। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, to find the value of arbitrary constant we need, क्या चाहिए हमें, इनिशियल कंडीशन। याद होगा आपको, इनिशियल कंडीशन के बारे में हमने बताया था। इनिशियल कंडीशन मतलब क्या हो गया कि x की कुछ वैल्यू के लिए y की कुछ वैल्यू हमें गिवन होगी, है ना। देन we can get the particular solution, है ना। तो ये एक प्रॉपर स्टेप्स है, डिपेंड करता है कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया है या जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा तो हम सिर्फ इतना ही निकाल के छोड़ देंगे, है ना। सिर्फ आप इतना वाला पार्ट तक निकाल के आंसर इसको सॉल्व करके आप लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोले तो हमें एक स्टेप्स और आगे मूव करना होता है ना। तो उस स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें जो x और y की वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे,
है ना। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने ये डिफरेंस देखा था कि कैसे आप इन दोनों को समझ सकते हो, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। और बस यही मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब हमें इस टाइप का वेरिएबल सेपरेबल दिखे, है ना। तो ये वन ऑफ द मेथड है, इसके अलावा हम और एक दो मेथड और पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे आपका क्या होगा कि वेरिएबल सेपरेबल ही बेसिक चीजें हैं, है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये आप माइंड में बिठा लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का बेसिक मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल ही है ना। आपको हर एक क्वेश्चन में और मैक्सिमम क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, एक्सरसाइज 9.4, है ना। 9.4 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 9.3 कंप्लीट हो गया था, 9.4, ठीक है। एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मिला था करने के लिए 5 क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 किसी क्वेश्चन में डाउट? सारे क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल सेपरेबल पे ही है ना। तो हर एक क्वेश्चन में आप क्या कर पाओगे, वेरिएबल को सेपरेट कर पाओगे। तो किसी क्वेश्चन में देखो 1 to 5 वाले किसी क्वेश्चन में डाउट हो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमारा ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है जहां से हमें स्टार्ट करना था, है कि नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है आपका। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है ना। पहले वाले में देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ x का फंक्शन है, तो आप dx को उस तरफ लेके जाओ और सिंपली इंटीग्रेशन कर लो, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में कर देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको करना है, बस मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं। 1 में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है तो इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है कि नहीं। और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन कितना दे देगा, y। और ये इंटीग्रेशन करना आपको आता है, कैसे करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ एंगल में जाके ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, y का ही फंक्शन है कि नहीं। तो उसको हम y के साथ कंबाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखो ये वाला इंटीग्रेशन किस टाइप का है, टाइप 2, याद होगा आपको। तो टाइप 2 वाला इंटीग्रेशन लगाओगे, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, है ना। हमें सब में जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन dy बाई डी एक्स सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, है ना। अब देखो इसको नीचे लेके आ जाओ, इसको उस तरफ लेके जाओ, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई के फॉर्मेट में नहीं है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक में था वैसा यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा चीज मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब ऐसा कुछ हो तो dx और dy को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहला काम आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना है, क्या करना है, dy बाई डी एक्स आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या करो, आप पूरे इक्वेशन में dx से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, sec² y 10y,
प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x है, ये शायद ये 10x है, ठीक है, 10x dy बाई डी एक्स। ठीक है, अभी भी हमारा काम नहीं बना है, dy बाई डी एक्स हमारा कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो माइनस टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स 10y बाई सेक स्क्वायर वाई 10x। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल सेपरेबल दिखाई दे रहा है। कैसे, देखो क्योंकि सब प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, तो ये वाला टर्म एक टर्म बन जाएगा, है ना, और इसको आप कंबाइन करके एक टर्म बना सकते हो। ठीक है, और x को x के साथ रखेंगे, y को y के साथ रखेंगे, तो देखो ये पूरा टर्म आके कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका, है ना, तो इस ये dy नीचे 10y नीचे आएगा, है ना, तो 10y को नीचे ले आया और सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला गया, तो ये सेक स्क्वायर वाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x और ये इस तरफ dx हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y का फंक्शन है dy के साथ और राइट हैंड साइड में सिर्फ x का फंक्शन है dx के साथ। 10x को t लोगे, ऊपर में डेरिवेटिव बना हुआ है, इंटीग्रेट आप कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अगर आपका dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है तो आप पहले उसको dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर उसको सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये दिया हुआ है, dy माइनस ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू 0। तो अभी भी हमारा काम नहीं बना, हमें क्या करना होगा, पहले dy बाई डी एक्स लेके आना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये पूरा x का फंक्शन है, इस तरफ y है, तो dx को मैं इस तरफ लेके आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और आप इंटीग्रेट अब कर पाओगे। ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, तो डायरेक्टली नीचे वाले को t लोगे, ऊपर में आपका डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, जहां पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और इन सारे क्वेश्चन में उसने हमसे सिर्फ क्या पूछा है, जनरल सॉल्यूशन ही पूछा है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बस इसी तरीके से सॉल्व होगा। आप पहले, हमारा स्टेप्स क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखेंगे, है कि नहीं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम ब्रेक कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल में, है ना। हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप वेरिएबल सेपरेबल में ब्रेक कर पाओगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको वेरिएबल सेपरेबल के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए ये चीज आपको हमेशा दिख जाएगा। ठीक है ना। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, dy के साथ y के टर्म को ले आओ और dx के साथ x के टर्म को ले आओ और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है आपका, क्लियर है। तो हर एक क्वेश्चन में हमें बस यही मेथड अप्लाई करना है और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, ये सब बस इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे और हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसके आगे वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कशन हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा मैं, तो फिर आप लोग इसको बाद में आप इसको ट्राई करना खुद से। ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, और पर्टिकुलरली वेरिएबल सेपरेबल के।
ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्मेट का है, इसी फॉर्मेट का तो ये लिखा हुआ है कि नहीं। जो पहला स्टेप था वो हमारा ऑलरेडी क्लियर है ना। अब सेकंड पे आते हैं, तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो आपको सिचुएशन दिखाई दे रहा है, इस सिचुएशन में आपको ये नहीं लगेगा कि ये वेरिएबल से सेपरेट हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो कि ये वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं या नहीं। तो देखो इस वाले पार्ट से मैंने y कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यही इक्वेशन एक्चुअली में क्या बन गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, तो देखो अब आपका सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें कैसे वेरिएबल सेपरेबल यूज करना है। तो dy बाई डी एक्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड में फंक्शन दिया हुआ है वो कभी इस टाइप का भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपको दिखाई ना पड़े। ठीक है, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, तो सेकेंड स्टेप हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल हमें दिखाई दे रहा है, तो दोनों पार्ट को अलग अलग कर लो, है ना, और दोनों को बस इंटीग्रेट करके सॉल्व करना, यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहां तक डाउट किसी को कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और कैसे हम ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल था जहां पे हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज हम अप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हम ऐसा इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। बस एम हमारा यही है कि वो किस फॉर्मेट का हो, वेरिएबल सेपरेबल हो पाए। तो वेरिएबल सेपरेबल होगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा इस टाइप का। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं कि आपको जनरली जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो क्वेश्चंस, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन किया था, ठीक है, आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के तरीके में कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं हमें उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होता है कि नहीं। और एक तो इक्वेशन हमें जनरल सॉल्यूशन दिया होगा और वहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देते हैं, ठीक ना, वो लैंग्वेज के टर्म में दे देता है। तो हमने उसको पढ़ के जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था, याद होगा आपको, है ना, और उसके बेसिस पे फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट किया था। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहां भी होता है। तो अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो या तो हमें वो इस टाइप का इक्वेशन कुछ डायरेक्टली पहले दे दे, है कि नहीं। ये इक्वेशन दे देगा और हमसे बोलेगा कि सॉल्व करो, तो हम सॉल्व करके बता देंगे, इंटीग्रेट हमें करना है बस। ठीक है, लेकिन अगर इसी केस में क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमें ये चीज नहीं देता है लिख के कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। वो क्या करता है, थोड़ा सा फिर से उसको लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो लैंग्वेज से अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा, ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये सब चीज हमें फिजिक्स में आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन लिख लो, अ पार्टिकल, है ना, फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, the velocity at any instant is given by
is given by v equal to 4t स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है it is given that the distance of the particle at the end of 1 second is 2 मीटर, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपने किया होगा पहले फिजिक्स में। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो देखो आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये हमसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे जिसका वेलोसिटी हमें ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो वेलोसिटी में रिलेशन हमारे पास, ये एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू 4t स्क्वायर दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन टाइम्स ऑफ टी। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, है ना। तो देखो ये एक्चुअली में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था x और t में, है ना। यहाँ पे x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फिजिक्स में आप जितने भी क्वेश्चन करते हो उन सब में क्या होता है, t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो x या v होता है वो सब डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमसे इसने क्या बोला है कि यही निकालने के लिए बोला है कि आप डिस्टेंस निकाल के बताओ, किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, है कि नहीं। तो टाइम के टर्म्स में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम के टर्म में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो dx को हम क्या लिख पाएंगे, 4t स्क्वायर dt, है ना। ये इंटीग्रेट होकर क्या दे देगा, x, और ये इंटीग्रेट होकर क्या दे देगा, 4/3 t क्यूब प्लस c। तो ये हमारा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। लेकिन इसने एक और कंडीशन दे रखी है कि एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है ना। यानी एट t इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इस वाले टर्म को यहाँ पे यूज करके आप c कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही उसने मांगा था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसने हमसे दिया था, है ना। तो अगर कुछ रिलेशन हमें दिया हुआ हो या इनिशियल कंडीशन ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है कि नहीं। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्वेश्चन होंगे इस टाइप से, है ना। तो आप उस सारे क्वेश्चंस को करके ये चीजें आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन बुक में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आप इन सब चीजों को देख के लिख पाओगे कि कैसे हम क्वेश्चन के जो लैंग्वेज के फॉर्म में होता है उस लैंग्वेज के बेसिस पे हम अपना इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं। अपना इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। देखो लिखो क्वेश्चन एक और, at any point x, y of a curve the slope of the tangent
the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the at any point x comma y of a curve. The slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact point 4,3 and 2,5. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट passes through 1,2. ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उसने बोला कि किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप है ना, किस पॉइंट पे, x, y पे, है ना। तो किसी भी कर्व का टेंजेंट का स्लोप हम कैसे लिखते हैं, है ना। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, आपको याद होगा, है ना। टेंजेंट का स्लोप हमेशा क्या होता है, dy बाई dx होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टेंजेंट का स्लोप क्या है, इस दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के स्लोप का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इन दोनों, ये हमारा मान लो 4,3 है और ये 2,5 है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 5 माइनस 3 बाई 2 माइनस 4, तो कितना हो गया, -1, है ना। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया हमारे पास, -1। अब बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक कर्व है, मान लिया हमने कर्व क्या है हमारे पास, y = fx। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा, तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा, किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, है कि नहीं। हमने डेरिवेटिव में यही किया था, उस टाइम पे आपको बताया था कि स्लोप, जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी भी कर्व का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, है ना। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि आपको जब भी स्लोप बोले तो हमें क्या लिखना है, dy बाई dx का टर्म लिखना है ना। तो आप dy बाई dx लिखोगे। अब ये बोल रहा है कि ये इस स्लोप का 2 टाइम्स है, तो अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इस स्लोप को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, dy बाई dx = -2, है ना। और dy बाई dx = -2 हो गया, तब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर दो अलग अलग और फिर इंटीग्रेट करो। y = कितना हो जाएगा, -2x + c, क्लियर है। और ये कर्व कहां से पास कर रहा है, 1,2 से, यानी एट x = 1 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां पे जब x = 1 पुट करोगे तो y = 2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इक्वेशन हम क्या लिख पाएंगे, y = -2x + c। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, जो हमें c की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, है ना। c की वैल्यू हमने 4 निकाला था, तो यहां पे 4 पुट कर दो, है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, है ना। बस जो लैंग्वेज के टर्म में दिया हुआ था उसके बेसिस पे हमने ये चीजें कैलकुलेट की, है ना। तो यही चीजें हमें और सारे क्वेश्चन में भी ध्यान देके करना है कि जब भी वो क्वेश्चन हमें दे इस टाइप का और बोले कि इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालो, तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि पहले dy बाई dx = कैपिटल fxy लिखो। सेकेंड स्टेप में देखो कि क्या वो वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेपरेबल होगा तो आप उसको इंटीग्रेट
कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। कुछ और होगा तो क्या करेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी के लिए बस हमें वेरिएबल सेपरेबल पे ही फोकस रहना है। कुछ भी क्वेश्चन हो आप वेरिएबल सेपरेबल देखो, ठीक ना, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर सॉल्व कर पाते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना घर पे, ठीक है, और फिर देखना कि इसमें कुछ डाउट होता है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लो। इजी सारे क्वेश्चंस हैं, आपको बस ये सॉल्व करके देखना है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना आप। सेकेंड क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स रूट ओवर 2x प्लस 1, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सब में हमें क्या करना है, बस वेरिएबल सेपरेबल आपको ध्यान में रखना है। वेरिएबल सेपरेबल यूज करो, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है और कुछ भी इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है जो आपने नहीं किया है अभी तक, है ना। सारे क्वेश्चंस आपसे किए हुए हैं, आप बस ट्राई करो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस वाले में आपको करना क्या है, cos 3x और cos 2x का फॉर्मूला लेके पहले इसको ब्रेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, यहाँ पे cos 3x दिया हुआ है तो पहले आप इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। cos 2x दिया हुआ है, इसको ब्रेक कर लो, देख लो आपस में कुछ टर्म कॉमन ओमन निकल के आएगा, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आपसे। तो ट्राई करना एक बार खुद से, नहीं होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट k, है ना। तो यहाँ पे k क्या है, k इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके आगे हम लोग एक और मेथड है, वो मेथड भी हम लोग देखेंगे, तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। वरना अभी बस एक्सरसाइज 9.3 के ही आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है और असाइनमेंट शीट मिलेगा, उस शीट में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करो पहले, ठीक है। सब वेरिएबल सेपरेबल पे ही बेस्ड है ना। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और इसके अलावा जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में 1 से लेके 5 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो 1 से लेके 5 तक जो आपका कंप्लीट हो चुका है 9.4, ठीक है। तो इसके अलावा एक्सरसाइज 9.4 1 से लेके 5 तक डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 टू ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होंगे टोटल मिला के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करना है, और एक्सरसाइज 9.4 आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके लेके आना है, ठीक है। तो इसमें बस प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका अब कल नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 9.3 आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लास में करवा चुका हूं, कंप्लीट किया नहीं।
9.3 कंप्लीट नहीं किया? 9.3 तो बहुत पहले हो चुका था, उसमें तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था। ठीक है, तो 9.3 देखो, अगर बच गया तो वो भी कंप्लीट करो। 9.4 भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को होगा। ठीक है, तो आपके पास 2 दिन का टाइम आपको मिला है ना, दिया गया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से, इसमें बस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ही पाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 भी देख लेना, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। एक्सरसाइज 9.2 भी देख लेना, एक्सरसाइज 9.3 भी देख लेना। ठीक है, तो ये चारों एक्सरसाइज आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आपका बचा होगा वो सब क्वेश्चन आप देखना, अगर नहीं होता है तो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन 9.4 और ये 4 क्वेश्चन जो अभी यहां पे मिले हैं, ये सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को रखेंगे। आपको टाइम इसलिए दिया गया है कि आप ये चीज प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इसमें और कुछ कराने के लिए कुछ नहीं है, प्रैक्टिस जितना होगा उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर्स को कंप्लीट करो। ठीक है, फिर हम लोग मंडे से फिर दूसरे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, और दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। हाँ ठीक है, 9.4 कंप्लीट करना है अब। ठीक है, तो देख लेना, पहले का भी कुछ भी डाउट हो तो आप कंप्लीट कर लेना, लेकिन 9.4 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ एरिया वाले शीट में देखना कि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, एरिया शीट और एक्सरसाइज चैप्टर 8। ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर था आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला, उस चैप्टर में किसी एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो आप वो क्वेश्चंस भी देख लेना, कि आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। ठीक है, तो पहले ट्राई करो ये चीज हम कंप्लीट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे से स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरे टाइप के दूसरे मेथड सीखेंगे, कि दूसरे तरीके से जब हमारे पास कोई इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं कर रहा हो तो हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो चीज हम लोग मंडे से क्लास में करेंगे। 2-3 दिन का टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट करो 9.4 तक। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां से आगे फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 2-3 दिन का टाइम है, आप करो, इसमें कराने के लिए कुछ है नहीं। हो जाएगा विशाल, कर पाओगे? कर लोगे? हो जाएगा, चलो ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग ये सब प्रैक्टिस करो और टाइम लेके अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बाय।